नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की ऐच्छिक हिंदी के मध्यावधि परीक्षा प्रश्न पत्र का खंड ख करने वाले हैं। यह प्रश्न पत्र द्वितीय पाली यानी इवनिंग शिफ्ट का है और दिल्ली के लिए तो यह मध्यावधि परीक्षा में आया, परंतु दिल्ली से बाहर के बच्चों के लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का कार्य करेगा। इसके अंतर्गत हम कार्यालयीय हिंदी और रचनात्मक लेखन से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न भी आएंगे, यानी प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 7। प्रश्न संख्या 1, 2 और 6 हम पहले वाले भाग में कर ही चुके हैं, तो इसके साथ ही ये खंड ख पूरा होगा और फिर हम अगले वीडियो में खंड ग यानी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खंड ख, कार्यालयीय हिंदी और रचनात्मक लेखन के प्रश्न। खंड ख में प्रश्न संख्या 3 है, लॉकडाउन के बाद विद्यालय का पहला दिन का दृश्य वर्णन लगभग 120 शब्दों में कीजिए, अथवा ऑनलाइन शिक्षण के दौरान इंटरनेट सर्विस बंद होने के बाद उत्पन्न स्थिति का दृश्य वर्णन लगभग 120 शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, दृश्य लेखन जो कि 100 से 120 शब्दों के बीच में लिखा जाता है और इसमें कुल ये 4 अंकों का है। 2 अंक प्रस्तुतिकरण या विषय वस्तु के होते हैं, 1 अंक भाषा का और 1 अंक रोचकता या कल्पनाशीलता का। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। इसमें सबसे पहले ऊपर हमें क्या देना होगा, दृश्य 1, प्रातःकाल, बाहर, विद्यालय का मुख्य द्वार, 5-7 बच्चे, पुरुष सुरक्षाकर्मी, सैनिटाइजर लिए हुए एक महिला सुरक्षाकर्मी, प्रधानाचार्य व एक अध्यापिका। यानी हमने यह बता दिया कि यह पहला दृश्य है, समय कब का है, स्थान कौन सा है और इसमें पात्र कौन कौन से हैं। इसके पश्चात जो निर्देश दिए जाएंगे वो कैसे, बच्चे मास्क पहने हुए मुख्य द्वार से विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, बच्चों के बीच में सामाजिक दूरी बनी हुई है, प्रत्येक बच्चे का ताप निरीक्षण यानी थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है और महिला सुरक्षाकर्मी विद्यालय के द्वार से अंदर आते हुए प्रत्येक विद्यार्थी के हाथों पर सैनिटाइजर छिड़क रही है। बच्चे क्रमानुसार विद्यालय के मैदान में कतारबद्ध होकर खड़े हो रहे हैं। फिर अब इसके पश्चात आएगा संवाद लेखन, जिसमें प्रधानाचार्य ताली बजाते हुए, लॉकडाउन के बाद आप सभी का अपने विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। बच्चों, इस लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार हमने आप सबको याद किया, अवश्य ही आप लोगों ने भी अपने विद्यालय को याद किया होगा। सब बच्चे एक स्वर में, जी सर, बहुत अधिक याद किया। प्रधानाचार्य पहली पंक्ति में खड़े एक विद्यार्थी से, अच्छा बताओ आपको इस दौरान किस चीज की सबसे अधिक याद आई। विद्यार्थी अपने मित्रों और अध्यापकों की। सब मिलकर ताली बजाते हैं। प्रधानाचार्य, बच्चों, इतने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, आज हम पढ़ाई की नहीं, इस लॉकडाउन के दौरान किए गए अपने अपने कार्यों की चर्चा करेंगे और एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे। सब बच्चे खुश होकर ताली बजाते हुए, बहुत अच्छी बात है सर। प्रधानाचार्य, बच्चों, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने अपने डर पर काबू पाकर विद्यालय में आने का निर्णय लिया और मुझे आशा है कि आप अपने अन्य साथियों से भी बात करेंगे ताकि आपके अन्य सहपाठी भी कल से विद्यालय आने लगें और कक्षा में भी कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का आप ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे, जी सर, बिल्कुल, अपने मित्रों को अवश्य बताएंगे। सभी बच्चे 2 गज की दूरी रखते हुए अपनी अपनी कक्षाओं की ओर प्रस्थान करते हैं। कट 2 यानी दृश्य यहीं पर ही समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं अथवा के साथ जो दूसरा विकल्प दिया गया है, वह था ऑनलाइन शिक्षण के दौरान इंटरनेट सर्विस बंद होने के बाद उत्पन्न स्थिति का दृश्य वर्णन। इसमें भी हमें सबसे पहले ऊपर देना है दृश्य 1, प्रातःकाल, अंदर अध्यापिका, बगल में बैठी 20-21 वर्षीय नवयुवती। अध्यापिका मेज पर अपने सामने लैपटॉप रखे हुए हैं,
वेब कैमरा लगा रखा है, कानों में ईयरफोन ठूस रखे हैं, पास में स्मार्टफोन पर यूट्यूब खोल रखा है जिसमें 20 सेकंड बाद हिंदी शिक्षण का लाइव सत्र प्रारंभ होने वाला है। नवयुवती के गो लाइव कहते ही ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ हो जाता है। अध्यापिका: सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महादेव वर्मा जी की कविता जाग तुझको दूर जाना। बच्चे चैट बॉक्स में सुप्रभात मैम, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते मैम लिखने लगते हैं। तभी अचानक से चैट बॉक्स में मैम आवाज नहीं आ रही आना शुरू हो जाता है। अध्यापिका के चेहरे के भाव परेशानी में बदल जाते हैं। वह बार बार अपने ईयरफोन लैपटॉप के संपर्क तार जांचने लगती है, फिर नवयुवती की ओर उन्मुख होकर हाथ से इनकार का इशारा करती है। अध्यापिका: बच्चों, क्या अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कृपया चैट बॉक्स में हाँ या ना लिखकर बताएं। अध्यापिका: बच्चों, ये तकनीकी खराबी है, इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण बाधा उत्पन्न हुई है, कृपया प्रतीक्षा करें। नवयुवती जल्दी से स्मार्टफोन में कुछ हरकत करते हुए: चिंता मत करो, मैं फोन के डाटा की मदद से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ देर के पश्चात नवयुवती: आप संदेश लिख दो कि अब यह कक्षा जारी नहीं हो पाएगी, अतः बाद में पुनः लिंक भेजा जाएगा। कट 2। और इसी के साथ ये दृश्य समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 जो कि पत्रों से संबंधित है। पहला विकल्प दिया हुआ है, आपके क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या सदैव बनी रहती है जिसके कारण आपको ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में राज्य के शिक्षा मंत्री को अपनी समस्या के निदान हेतु पत्र लिखिए। या अथवा जो दूसरा विकल्प है वो ये कि दिल्ली स्थित एकलव्य नामक संस्था को महामारी के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर राहत कार्य हेतु कुछ सहायकों की आवश्यकता है। संस्था के जनसंपर्क अधिकारी को अपनी रुचि, स्वास्थ्य, कार्यकुशलता और शैक्षिक योग्यताओं का विवरण देते हुए पत्र लिखिए। तो आइए देखें पहला पत्र। इसमें हमने सबसे ऊपर देना है परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक डाल दी, फिर प्रति शिक्षा मंत्री दिल्ली शिक्षा विभाग नई दिल्ली। ये बात हमें प्रश्न में से ही पता चल गई है। और विषय इंटरनेट की समस्या के संबंध में। महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में व्याप्त इंटरनेट की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूँ। वर्तमान समय में इंटरनेट जीवन का एक अत्यंत आवश्यक अंग बन चुका है। लॉकडाउन के कारण रुकी हुई जिंदगी को फिर से चलाने का काम यदि संभव हो पाया है तो वह इंटरनेट की वजह से ही हो पाया है। इंटरनेट ने विद्यालय को घर घर तक पहुंचा दिया है और पूरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही कराया जा रहा है। ऐसे में हमारे क्षेत्र में कई दिन तक इंटरनेट सेवा बाधित रहने से शिक्षा प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में इंटरनेट सेवा सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाए, वाईफाई का प्रबंध किया जाए ताकि हम सब अपनी ऑनलाइन कक्षाएं सुगमता पूर्वक ले सकें। आशा है आप मेरे सुझाव पर गंभीरता पूर्वक विचार कर इसे क्रियान्वित करेंगे। धन्यवाद। भवदीय कखग दिल्ली। यानी पहले अनुच्छेद में समस्या, दूसरे में सुझाव और तीसरे में विनम्र निवेदन करके आभार व्यक्त किया गया। अब हम देखते हैं विकल्प वाला जो दूसरा पत्र था जिसमें सहायकों के पद के लिए हमने आवेदन करना था। तो वह पत्र कैसे लिखेंगे? परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक प्रति जनसंपर्क अधिकारी एकलव्य संस्था दिल्ली। यह भी हमें प्रश्न पत्र में ही दिया गया है। और विषय है राहत कार्य हेतु सहायक के पद के लिए आवेदन। महोदय या फिर महोदया, दैनिक जागरण में दिनांक 22 मार्च 2021 को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपकी संस्था को महामारी के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य पहुंचाने के लिए सहायकों की आवश्यकता है। मैं स्वयं को इस पद की उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रही हूं।
मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, परिश्रम और निष्ठा से करूंगी। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपनी रुचि, स्वास्थ्य, कार्यकुशलता, शैक्षिक योग्यताओं आदि का विवरण सहित अपना स्ववृत्त संलग्न कर रही हूँ। भवदीय कखग संलग्नक शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां, पासपोर्ट आकार की फोटो, स्ववृत्त। और स्ववृत्त में हमें क्या क्या देना है? सबसे पहले नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, और उसके पश्चात शैक्षिक योग्यताएं, जिनमें हमें बारी बारी से अपनी सारी योग्यताएं बतानी होंगी। जैसे 10वीं कक्षा हमने किस विश्वविद्यालय से, किस वर्ष में और कितने प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त की, और उसके पश्चात 12वीं कक्षा, फिर स्नातक डिग्री, फिर एएनएम की यानी कि नर्सिंग की ट्रेनिंग कहाँ से की, कितने प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त की, ये सब लिख देंगे। और अन्य योग्यताओं में जैसे कि कंप्यूटर का ज्ञान। इसके पश्चात आगे आएगा कार्य अनुभव, जैसे वसुंधरा अस्पताल में 2 वर्ष नर्सिंग का कार्य अनुभव। फिर उपलब्धियां, प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिता लायंस क्लब में प्रथम पुरस्कार, दूसरा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रोटरी क्लब द्वारा पुरस्कृत। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जिस पद के लिए हमने आवेदन करना है उस पद से संबंधित उपलब्धियां हमने बता दी। फिर अभिरुचियां यानी हॉबीज कौन सी हैं? संगीत, योगाभ्यास व झुग्गी बस्तियों के बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करना, ये अभिरुचियों में आ जाएगा। फिर संपर्क, 2 व्यक्तियों के संपर्क, जैसे सीएमओ सिविल अस्पताल सोनीपत और डॉक्टर बीएस मूर्ति लोकप्रिय नर्सिंग होम शादरा। और फिर लास्ट में क्या आएगा? दिनांक और हस्ताक्षर। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? और अथवा करके विकल्प में है डायरी लेखन क्या है, ये कैसे लिखी जाती है, डायरी को अपना ही अंतरंग साक्षात्कार क्यों कहा जाता है। तो इनके उत्तर देखिए। पहले वाले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, जिसमें पूछा गया प्रतिवेदन क्या है। तो प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य, योजना आदि का खूब छानबीन करके तथ्यों और अनुभव से परिपूर्ण विवरण है, जो लिखित रूप में किसी अधिकारी या सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रति उपसर्ग और विध धातु के योग से बनता है, जिसका अर्थ है सम्यक अर्थात पूरी जानकारी। यह प्रायः किसी अधिकारी या सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और अच्छे प्रतिवेदन में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: तथ्यात्मकता, विषयनिष्ठता, प्रामाणिकता, निर्णयात्मकता, संक्षिप्तता और स्पष्टता। तो इस प्रकार यह 3 अंक का प्रश्न बनता है। अब इसका विकल्प वाला प्रश्न भी देखते हैं। इस प्रश्न में डायरी लेखन के विषय में पूछा गया, तो हम पहले बताएंगे डायरी लेखन क्या है। व्यक्ति दिन भर जिन घटनाओं, गतिविधियों से गुजरता है, उन्हें ही मोटी जिल्द वाली नोटबुक के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना डायरी कहलाता है। डायरी लिखने की कला कैसी है, यह कैसे लिखी जाती है, इसके लिए हमें क्या बताना होगा कि डायरी के पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं और हर पृष्ठ पर खाली जगह छुटी होती है, जिसे हम सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए प्रयोग करते हैं। और डायरी को अंतरंग साक्षात्कार कहने का कारण क्या है? एक तो यह केवल लेखक के लिए होती है, जिसे वह निजी अनुभवों को दर्ज करने के लिए प्रयोग करता है। दूसरा, डायरी बिना किसी औपचारिकता के लिखी जाती है। तीसरा, डायरी लेखन शैली प्रस्तुति में लेखक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। और चौथा, डायरी लेखन से लेखक को स्वयं के विश्लेषण का मौका मिलता है, इसलिए यह एक निजी दस्तावेज है। कार्यसूची किसी सभा की बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची कार्यसूची कहलाती है। इसे एजेंडा भी कहा जाता है। यह बैठक से पूर्व बनाई जाती है ताकि समय की बचत हो और विषय से भटकने की स्थिति भी न आए। और जो अथवा करके प्रश्न है, कार्यसूची की 2 विशेषताएं, तो उनमें पहली विशेषता आएगी
यह विचारणीय विषयों का क्रमानुसार वर्णन इसमें किया जाता है। और दूसरा, कार्यसूची में उचित तथ्यों की निष्पक्ष प्रस्तुति होती है। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 6 वस्तुनिष्ठ है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 2-2 अंकों वाले प्रश्न हैं, जिसमें पहला है संचार किसे कहते हैं और दूसरा है जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है संचार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक या लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का ही नाम है। और जो अथवा में है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा जनसंचार के आधुनिक माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट आदि हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। लेकिन यदि आपकी कोई समस्या रही है, कहीं पर आपको असमंजस है, आप उसे मुझे लिख करके बताइए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और खूब अभ्यास कीजिए, ताकि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक पा सकें। और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।